हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग CUT 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें ज्योग्राफी डोमेन का जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं एग्ज़ाम किस तरीके का हुआ है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। हमारा इसमें जो पहला प्रश्न है, जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है पोर्ट से संबंधित, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड हार्बर। यानी कि ये पूछ रहा है, इनमें से चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि कौन सा पोर्ट ऐसा है या कौन सा हार्बर ऐसा है जो कि लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक का मतलब होता है भूमि आबद्ध, है ना। भूमि आबद्ध होना यानी कि जिसके साथ कोई समुद्री सीमा नहीं लगी हुई है। तो ऐसा कौन सा है, देख लेते हैं। तो ये है विशाखापत्तनम, यानी कि हमारा जो इसमें ऑप्शन है वो है 4 विशाखापत्तनम। ठीक है, देखते हैं आगे। विशाखापत्तनम। इसमें हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट अक्यूमुलेशन। यानी कि मुंबई पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोलकाता पोर्ट एंड पारादीप पोर्ट, इन चारों पोर्ट्स में से कौन सा पोर्ट ऐसा है जो कि सिल्ट अक्यूमुलेशन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। सिल्ट अक्यूमुलेशन क्या होता है, यानी कि गाद बार बार इकट्ठा हो जाती है। गाद की समस्या को इनमें से कौन सा हार्बर या पोर्ट ऐसा है जो फेस कर रहा है, तो ये है हमारा कोलकाता पोर्ट। नंबर 3 हमारा ऑप्शन सही है। देख लेते हैं कोलकाता पोर्ट। एक और मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। जो कोलकाता पोर्ट है ये कहाँ पर है, ये है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में। दूसरी चीज, ये हुगली नदी पर है ना, हुगली नदी पर है, हुगली रिवर। उसके बाद हुगली रिवर के लेफ्ट बैंक पर है, ये कौन से बैंक पर, यानी कि बाएं किनारे पर है। हुगली नदी के बाएं किनारे पर है, ठीक है, लेफ्ट बैंक पर है, लेफ्ट बैंक पर है कोलकाता पोर्ट। आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, जो तीसरा प्रश्न है वो है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ओपेक। ओपेक क्या होता है, ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक की फुल फॉर्म है। देखो बहुत सारे एग्जाम्स में पता है क्या पूछा जाता है, ओपेक की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है ना, कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या है। तो अलग अलग 4 स्टेटमेंट दे देगा, उनमें से एक हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ओपेक। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पता चल गई। पूछ क्या रहा है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ओपेक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसमें से ये पूछा जा रहा है कि ओपेक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। सो मोंटवीडियो में, वेना में है, मिन्स्क में है एंड एडेन में है। कहाँ पर है ओपेक का हेड क्वार्टर, सो ओपेक का जो हेड क्वार्टर है वो है वेना में, है ना। जब आप वेना सुनते हैं तो इससे आपके माइंड में एक और चीज़ आती होगी, आपने पढ़ा होगा, अपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, है ना। बाकी जब हम बहुत सारी हमारे स्कूल्स में एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं, तो हो सकता है आपने वहाँ भी मेंशन किया हो और आपने पढ़ा हो, ठीक है। सो वियना कन्वेंशन जो कि ओजोन से संबंधित था, वियना कन्वेंशन हुआ था ओजोन से रिलेटेड, है ना। तो भी आपको वियना जो कि ओपेक का हेड क्वार्टर है वियना में है, इससे आपको वियना कन्वेंशन भी एकदम से रिकॉल हुआ होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन है हमारा बी, सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। देख लेते हैं। अभी हम बात करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या आया है, देखो आप देख रहे होंगे एग्जाम का जो पैटर्न है, काफ़ी इजी पेपर आया है ना। क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इजी पूछे गए हैं। अगर बहुत अच्छे से बच्चा क्लास भी कर ले ना, तो CUT का एग्जाम तो वो ऐसे निकाल सकता है, और बहुत अच्छी मेरिट के साथ, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। सो द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड द ट्रेड GATT was transformed into the World Trade Organization. The General Agreement on Traffic and Trade जो GATT होता है was transformed into the World Trade Organization. World Trade Organization को शॉर्ट में हम बोलते हैं WTO, ठीक है, WTO बोलते हैं। सो जो गेट है जिसकी फुल फॉर्म है द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ये कब WTO में ट्रांसफर हुआ था, ये पूछा जा रहा है, कब ट्रांसफॉर्म हुआ था। एक तरीके से इसको दूसरे तरीके से पूछने का ये भी तरीका हो सकता है कि WTO कब बना था, ठीक है। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1995, यानी कि WTO 1995 में बना था। या फिर जो गेट था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, वो WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 1995 में ट्रांसफॉर्म हुआ था, ठीक है। देख लेते हैं आगे।
फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही है 1995 में। इसी के साथ हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो WTO है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। भाई अभी हेडक्वार्टर ही पूछा गया था ना ओपेक का, कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। मान लीजिए WTO का हेडक्वार्टर पूछ लेता तो, या हो सकता है आगे पूछा गया हो अगले प्रश्नों में, है ना। सो देख लेते हैं, WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ पर है, जेनेवा है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में, है ना। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी चीज, इसमें 164 कंट्रीज हैं, 164 इसके सदस्य हैं, है ना। सदस्य देश हैं इसके 164, और 23 इसके ऑब्जर्वर हुए, यानी कि पर्यवेक्षक जो सदस्य हैं इसके वो हैं 23, ठीक है। तो ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आगे देख लेते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है पाइक्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में। सो पूछा क्या गया है कि पाइक्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज बिल्ट इन, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुनना है कि पाइक्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हमारा कब बना था। 1923 में बना था, 1931 में बना था, 32 में बना था, या 1942 में बना था। सो पाइक्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज बिल्ट इन 1932, 1932 में बना था। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। देख लेते हैं अभी, हाँ जी 1932। एक और चीज यहाँ पर हम देख लेते हैं पाइक्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या प्लांट के बारे में, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, ये है कहाँ पर, ये देख लेते हैं। सो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। दूसरी चीज, इसका जो टारगेट रखा गया था वो है 70 मेगावाट, है ना। 70 मेगावाट ये जो प्लांट है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टोटल यूटिलाइजेशन वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज अबाउट 2 क्यूबिक मीटर, एंड अगेन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यानी कि 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और हमको देखना क्या है कि द टोटल यूटिलाइजेशन वाटर रिसोर्सेज इंडिया इज अबाउट 2, यानी कि भारत में जो कि टोटल यूटिलाइजेशन वाटर है वो कितने क्यूबिक मीटर होता है। क्या वो 4000 यानी कि 4000, 1969, या 1869, या 1122। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा 1122, यानी कि डी ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है कि 1122 क्यूबिक मीटर भारत में जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइजेबल हैं, टोटल जो है ना 1122 क्यूबिक मीटर। देख लेते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम कब हुआ था। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो खाली जगह है उसको एक सही ऑप्शन के साथ आपको भरना है। सो 1910, 1913, 1923, 1932 ये हमारे ऑप्शन है। तो देख लेते हैं कि भारत में पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट कब हुआ था। वर्ष पूछा गया है इसमें, क्या पूछा गया वर्ष। तो ये हुआ था हमारा 1923, यानी कि जून 1923 में ये हुआ था, जून 1923 में। एक और आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, यहाँ तो वर्ष पूछ लिया है, मान लीजिए अगर प्लेस पूछ ले कि कहाँ से हुआ था, या भारत में पहला रेडियो प्रोग्राम कहाँ पर ब्रॉडकास्ट हुआ था, अगर ये पूछ लेता है तो उसका आंसर होगा आपके पास द रेडियो क्लब, यानी कि रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था जून 1923 में, एंड आफ्टर इट लेटर 5 मंथ्स, और इसके 5 महीने बाद जो सेकंड ब्रॉडकास्ट हुआ था रेडियो प्रोग्राम वो हुआ था रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता, यानी सेकंड ब्रॉडकास्ट कोलकाता से हुआ था, कलकत्ता उस समय पे था। एंड फर्स्ट ब्रॉडकास्ट जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, जो अभी मुंबई है, मुंबई बोला जाता है, उस समय पर ये बॉम्बे था, वहां से हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन है सही 3।
जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कैनबरा वॉज प्लान्ड बाय एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो कैनबरा है वो किसके द्वारा प्लान किया गया था और एक सही ऑप्शन के साथ आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट है पैट्रिक गेट्स एंड सेकंड है वॉल्टर वर्ली गिफिन एंड थर्ड है जीन गॉटमैन एंड फोर्थ है गॉर जिफ। ठीक है, सो हमारा जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो होगा वॉल्टर वर्ली गिफिन। ठीक है, सही ऑप्शन है सेकंड। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो कैनबरा है ये वॉल्टर वर्ली गिफिन के द्वारा प्लान किया गया था। दूसरी बात, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट देश हैं या इम्पोर्टेंट शहर हैं करेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो एक बार उनके बारे में क्या करना है हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, सो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, बहुत ही अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है ना, बहुत ही डेवलप्ड शहर है। ऑब्वियसली कैपिटल सिटी है तो डेवलप्ड होगा। दूसरी बात, ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है एंड इंडस्ट्रीज एरिया है यहाँ पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा तो आंसर है हमारा सेकंड बी, सेकंड आंसर हमारा सही है। ओके, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड लिस्ट 2 में है ब्रॉड फीचर्स। हमें ये देखना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में, मानव भूगोल में जो अप्रोचेज होते हैं और उसके क्या देखनी है, हमें विशेषताएं देखनी है कि जो विशेषताएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहले हम देखेंगे कि एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। सो आइडेंटिफाइंग द यूनिक ऑफ एनी रीजन, अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इट इज डिफरेंट, ये होता है एरियल डिफरेंशिएशन। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। ठीक है, बिल्कुल मैच है। एंड स्पाइटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का आपका जो सिलेबस है ना, हमारी जो एनसीईआरटी है उसका जो फर्स्ट पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो स्पाइटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन द ज्योग्राफी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंड बिहेवियरल स्कूल क्या होता है, सो डिस्कंट विद द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड द डिह्यूमनाइज्ड मैनर ऑफ द डूइंग ज्योग्राफी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। एंड पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, सो फोकस ऑन लोकल कॉन्टेक्स्ट, फोकस ऑन लोकल कॉन्टेक्स्ट। हमारे चारों ऑप्शन करेक्टली मैच्ड हैं, यानी कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ करेक्टली मैच्ड है, चारों ऑप्शन मैच हैं। तो आंसर हमारा होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, चार का डी का चौथा। आंसर होगा हमारा फर्स्ट, यानी कि ए हमारा आंसर है। देख लेते हैं, इसमें आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पेडी कल्टीवेशन, है ना। वेट पेडी कल्टीवेशन के बारे में हमें देखना है। सो देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें है और इसमें करना क्या, विद द रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय पेडी कल्टीवेशन। ठीक है, उसके बारे में लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू द इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड, बिल्कुल जब खेती होती है तो उसमें घर के लगभग सारे सदस्य काम करते हैं जो भी वहाँ पर होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन है फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बिल्कुल जो वहाँ पर खाद बनाई जाती है फार्म यार्ड में, है ना, एक जगह कूड़ा कचरा जो जानवर होते हैं उनका जो वेस्ट होता है उसको एकत्रित किया जाता है और उससे जो मैन्योर बनाया जाता है, जो खाद बनाया जाता है, उसको फिर खेतों में फैलाया जाता है। उससे क्या होता है कि मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होती है, मिट्टी में उर्वरता आती है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एंड फोर्थ है द यील्ड पर यूनिट एरिया इज लो बट प्रोडक्टिविटी पर लेबर इज हाई, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि अगर यील्ड पर यूनिट एरिया कम होगा तो प्रोडक्टिविटी हाई कैसे हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, इंटरचेंज कर दिया स्टेटमेंट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर राइट, सो फर्स्ट ए बी एंड सी, आंसर होगा हमारा 3, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3, आंसर होगा हमारा 3। ठीक है, देखते हैं, ये कलर नहीं दिख रहा है ठीक से। ओके, हम दूसरा कलर लेते हैं अभी, चलो रेड कलर यहाँ पर लेते हैं। आंसर हमारा है 3। ठीक है, देखते हैं 3 सही है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल रीजन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, यानी हमें करना क्या है, हमें भूमध्य रेखा से पोल की तरफ इन चारों स्टेटमेंट्स को अरेंज करना है कि कौन सा इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है, उसके बाद टुवार्ड्स पोल उनको अरेंज करना है। तो देख लेते हैं हम इसको।
कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन पेरीज, पहले हम देख लेते हैं कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन पेरीज कहाँ पर है। आप इसको ऐसे समझिए, ये है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री अक्षांश पर होती है भूमध्य रेखा। इसके बाद जब आप पोल की तरफ चलेंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो हमको इन्हें अरेंज करना है, ठीक है, इसको हमें अरेंज करना है टुवार्ड्स द पोल, है ना, ध्रुवों की तरफ। जो प्रेरीज होते हैं ये ग्रासलैंड्स होते हैं, घास के मैदान होते हैं प्रेरीज, ठीक है, प्रेरीज होते हैं ग्रासलैंड्स, ठीक है, घास के मैदान होते हैं। दूसरी बात कहाँ पर है ये, तो ये है यूएस में। अब आप बताइए यूएस क्या भूमध्य रेखा पर है, यूएस भूमध्य रेखा पर है या फिर ध्रुवों पर है, कहाँ पर है, तो दोनों में से कहीं पर भी नहीं है, ये बीच में है। तो अभी छोड़ देते हैं, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, रेनडियर रियरिंग बाय द एस्किमोज। एस्किमोज के बारे में आपने सुना होगा, ये एक प्रकार की ट्राइब है, जनजाति है, जो कच्चा मांस खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दूसरी बात, जो एस्किमोज होते हैं ये बर्फ के बने हुए घरों में रहते हैं, जिसको हम इग्लू बोलते हैं। आपने बुक्स में देखा भी होगा और आपने अपनी बुक में भी पढ़ा होगा ये, है ना। सो एस्किमोज रहते हैं बर्फ के घरों में, जिन्हें इग्लू बोलते हैं। तो आप बताइए, तो यूएस से तो ये पोल की तरफ ज़्यादा होगा एस्किमोज, ठीक है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, है ना, तो ये पोल की तरफ होगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर आई थिंक यही आएगा। दूसरा देखते हैं, टी प्लांटेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, है ना। भारत में जो चाय के बागान हैं, टी प्लांटेशन है, वो कहाँ पर होती है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है, उत्तर पूर्वी एरिया में होता है, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है पूरा। अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, असम है, मेघालय है, उधर साइड में हम सारे टी प्लांटेशन होता है, ठीक है। प्रेरीज या यूएस और एस्किमोज तो अमेरिका से भी ऊपर है ना। और भारत में बर्फ के घरों में कोई रहता नहीं है, कोई भी जनजाति नहीं रहती है, ठीक है। तो ये आएगा, ये इसके और भी बाद आएगा, फर्स्ट ये आई थिंक आएगा सेकंड पर, ठीक है। यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं, टी प्लांटेशन फॉर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो इसको रहने देते हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इन इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया है, अगर आप मैप पर देखेंगे, वर्ल्ड मैप पर, तो इंडोनेशिया भारत से भी नीचे है ना। इंडोनेशिया भारत से भी काफ़ी नीचे है, यानी इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक कौन हुआ, इंडोनेशिया हुआ। जो प्रिमिटिव सब्सटेंस है, और प्रिमिटिव सब्सटेंस क्या, फार्मिंग क्या होती है, जिसको झूम कल्टीवेशन या स्ट्रेस कल्टीवेशन भी बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है। इंडोनेशिया इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है, तो फर्स्ट नंबर पर आएगा ये, सेकंड पर आएगा टी प्लांटेशन, एंड थर्ड पर आएगा ग्रासलैंड्स, एंड फोर्थ पर आएगा एस्किमोज, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर पर आएगा डी, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा ए, और उसके बाद यानी डी सी ए, और उसके बाद आएगा बी, डी सी ए बी। देखते हैं कहाँ पर है, डी सी ए बी, सेकेंड नंबर पर है डी सी ए बी। तो हमारा जो ऑप्शन सही है आंसर वो है बी, सही आंसर है हमारा बी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जो आंसर क्वेश्चन है वो है, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिट मॉडल, यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिट मॉडल के स्टेज लेवल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इनमें से देखेंगे कि कौन सा हमारा सही आंसर है, ठीक है, कौन सा हमारा सही आंसर है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो ड्यू टू द हाई बर्थ एंड द हाई डेथ रेट, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये कम हो गई है क्योंकि जो बर्थ है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी बात, जो डेथ रेट है वो भी बढ़ रहा है, यानी जितने जन्म हो रहे हैं उतनी ही मृत्यु हो रही है उसी रेट में, इसलिए जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो स्लो हो गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है, फर्टिलिटी रिमेन्स हाई बट मोर्टेलिटी डिक्लाइंस एट अ फास्टर पेस, बिल्कुल मोर्टेलिटी कम हो रही है, मृत्यु दर कम हुई है। क्यों? क्योंकि मेडिकल की सुविधाएं बढ़ रही हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, है ना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। जो छोटे बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका अच्छे से केयर करते हैं, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं हैं अच्छे से, ठीक है। तो फर्टिलिटी रेट एक फास्टर पेस पर काफ़ी कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, फर्टिलिटी डिक्लाइंस एट अ फास्टर पेस बट मोर्टेलिटी डिक्लाइंस ग्रेजुअली, यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत फास्टली कम हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन इन फर्टिलिटी रेट
उसके अपेक्षा जो मोर्टेलिटी रेट है वो थोड़ा ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। फर्टिलिटी रेट कैसे कम हो रहा है? लोग काफ़ी एज में जाके शादी करते हैं, है ना, अपने करियर पर, पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद जो फर्टिलिटी है वो अपने आप से डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है ना। दूसरी चीज़, जो मोर्टेलिटी है वो भी काफ़ी ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही है। क्यों? क्योंकि अगेन जो मेडिकल सुविधाएं हो रही हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, अवेयरनेस है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जिससे कि वो सुविधाएं जुटा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है। एंड हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो ड्यू टू द लो बर्थ एंड द लो डेथ रेट। यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो बर्थ रेट है वो भी स्लो हो गया है और जो डेथ रेट है वो भी स्लो हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है। हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें ABCD, यानी कि सारे ही हमारे सही हैं। तो आंसर होगा हमारा ए। देख लेते हैं, फर्स्ट आंसर है। हाँ जी, ओके। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट आंसर है 13, उसके बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट आंसर हमारा कौन सा है ना। सो 13 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ठीक है। सो जो चिता है स्टेशन का नाम है, और ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे चिता आता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे में, यानी कि जो फर्स्ट है वो आएगा थर्ड में। ठीक है। दूसरी बात, जो विपिंग है ट्रांस कैनेडियन रेलवे, यानी कि जो विपिंग है ये आएगा ट्रांस कैनेडियन रेलवे में। उसके बाद है ब्रोकन हिल्स, तो ब्रोकन हिल्स आएगा ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यानी ब्रोकन हिल्स है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल। उसके बाद है शिकागो आएगा पैसिफिक यूनियन पैसिफिक रेलवेज में, है ना। सो चिता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, विपिंग है वो है ट्रांस कैनेडियन रेलवे, एंड ब्रोकन हिल्स है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, एंड शिकागो है यूनियन पैसिफिक रेलवेज। ठीक है। तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन होगा, ए का होगा थर्ड, बी का होगा फोर्थ, एंड सी का होगा इसमें फर्स्ट, एंड डी का होगा इसमें सेकंड। ठीक है। तो आंसर होगा हमारा इसमें सेकंड। देख लेते हैं अभी हम इसको, आंसर है सेकंड। हाँ जी, आगे देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अरेंज द फॉलोइंग कॉपर माइंस इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। हमको करना क्या है, 4 कॉपर माइंस हमारे क्वेश्चन पेपर में हैं और उनको उत्तर से दक्षिण की दिशा में हमें लगाना है, यानी कि नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में उनको एक सीक्वेंस में लगाना है। हमको ऐसे चलना है, नॉर्थ से चलना है साउथ की तरफ। ठीक है। साउथ में हमें लगाना है कि कौन सी इनमें से कॉपर माइन ऐसी है जो सबसे नॉर्थ में पड़ती है, उसके बाद इनको सीक्वेंस में लगाना है। सो देख लेते हैं। ये है भीलवाड़ा, ठीक है, अलवर, भीलवाड़ा, खेतड़ी, उदयपुर। अलवर, भीलवाड़ा, खेतड़ी, उदयपुर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ये जो साइट्स हैं, चाहे वो अलवर हो, भीलवाड़ा हो, खेतड़ी हो, उदयपुर हो, है ना, ये राजस्थान में है। ठीक है। जो खेतड़ी है ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में है, राजस्थान के ये झुंझुनू जिले में है। दूसरी बात, जब हम इसका मैप देखेंगे तो हमें उसकी पूरी लोकेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है। सो देखते हैं हमारे इसमें से झुंझुनू सबसे ऊपर पड़ता है, जो झुंझुनू है वो पड़ता है सबसे ऊपर। ठीक है। खेतड़ी जो झुंझुनू में है ये पड़ता है सबसे नॉर्थ में, झुंझुनू पड़ेगा सबसे नॉर्थ में, यानी सी पड़ेगा सबसे नॉर्थ में। उसके बाद सी के बाद आएगा अलवर, यानी कि उसके नीचे पड़ता है अलवर, तो फिर उसके बाद आएगा अलवर। उसके बाद पड़ेगा भीलवाड़ा, है ना, भीलवाड़ा उसके बाद आएगा थर्ड नंबर पर। ठीक है। भीलवाड़ा है बी, और उसके बाद आएगा उदयपुर, फोर्थ पर आएगा उदयपुर। तो ये आंसर होगा हमारा CABD। आंसर होगा हमारा 4। देखते हैं अभी 4 आंसर हमारे इसमें होगा, आंसर है 4। हाँ जी, मैप देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। देखिए ये है झुंझुनू, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहीं पर पड़ता है खेतड़ी। उसके बाद ये है अलवर। ठीक है, अलवर। तो आप देखेंगे झुंझुनू इसके नॉर्थ में है, अलवर उसके साउथ में है। उसके बाद फिर हम चलेंगे कहाँ पर, भीलवाड़ा, यहाँ पर है भीलवाड़ा। आप देखिए अलवर के काफ़ी साउथ में भीलवाड़ा पड़ता है। ठीक है। अब हम इसके भी साउथ में जाएंगे उदयपुर, तो उदयपुर यहाँ पर पड़ता है। ठीक है। उदयपुर पड़ता है यहाँ पर। आप देखिए ये इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है इसका, है ना। तो
तो अभी आपने देखा होगा सबसे उत्तर में खेतड़ी है, फिर है अलवर, फिर है भीलवाड़ा और फिर है उदयपुर। ठीक है, देखते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अरेंज द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द प्रेजेंट डे। यानी कि ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में हमें बात करनी है और उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स हुए हैं इनको हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहली बात। ठीक है, देख लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, जो एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग है ये कब हुआ था, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ था। सो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो 2014 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन 2014 में शुरू हुआ था। अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, सो ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में शुरू हुआ था बाय एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, बाय एमएस स्वामीनाथन के द्वारा 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2014 में शुरू हुआ था। दूसरी चीज़, अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग की बात करते हैं तो एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग शुरू हुआ था, ये हुआ था 1988 में। ठीक है, दूसरी बात, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये 1960-61 के दशक में हुआ था। तो अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका क्या होगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, सी, सबसे पहले आएगा सी। तो देखते हैं सी सबसे पहले कहाँ पर है इसमें, उसके बाद फिर सी के बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा बी, ठीक है, और उसके बाद फिर आएगा डी, यानी कि सही आंसर हमारा होगा ए, सही आंसर होगा हमारा ए। देख लेते हैं इसको, हाँ जी सही आंसर है ए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मैच लिस्ट 1A विद लिस्ट 2, यानी कि हमको लिस्ट ए के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट ए में क्या है, ऊर्जा के प्रकार, यानी कि ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है तो ऊर्जा के प्रकार हैं। दूसरे में क्या है, की लोकेशंस, यानी किस प्रकार की ऊर्जा की प्रोड्यूस होने की संभावना कहाँ पर है उसके बारे में बात की गई है, उसके क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की। सो न्यूक्लियर एनर्जी तारापुर है ना, न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से ही तारापुर आता है। तारापुर कहाँ पर है, तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है एमएच, ठीक है, महाराष्ट्र में है। दूसरी बात, जब हम विंड एनर्जी की बात करते हैं तो विंड एनर्जी गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है, विंड एनर्जी है राजस्थान एंड गुजरात। और जब टाइडल एनर्जी की बात करते हैं तो टाइडल एनर्जी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये है भारत, ठीक है, और ये है भारत का वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट है भारत का ये यहाँ पर। अब यहाँ पर जो अरेबियन सी है, जो अरेबियन सी है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे टाइड्स आते हैं। आपने देखो अरब सागर में टाइड्स आते हैं, मुंबई में कितना ज़्यादा होता है ये, है ना। तो वहाँ पर जो टाइड्स आते हैं तो टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होने की संभावना या पॉसिबिलिटी भी वहीं पर होती है जहाँ पर टाइड्स बहुत ज़्यादा और बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। ठीक है, सो ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के वेस्ट पश्चिमी किनारे की बात है, अरब सागर की बात है। ठीक है, दूसरी चीज़ है जियोथर्मल एनर्जी। सो जियोथर्मल एनर्जी मणिकरण, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया है और एनर्जी वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली पूछा गया और ये मैंने आपको क्लास में कराया है, बहुत अच्छे से कराया है। अगर आप लोग क्लास में प्रेजेंट थे या जो भी बच्चे क्लास में थे उनको पता ही ये जो है हमने एनर्जी को पढ़ा है और सेम चीज़ हमने क्लास में पढ़ी है और डायरेक्ट ये सवाल हमारे क्लास से आया हुआ है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी मणिकरण, ये भी मैंने आपको बताया था और ये कहाँ पर है, ये है हिमाचल प्रदेश यानी कि HP में। ठीक है, सो देख लेते हैं हमारा सही आंसर कौन सा होगा। न्यूक्लियर यानी ए का होगा 3, ए का 3 और बी का होगा फर्स्ट, तो ए का 3 बी का फर्स्ट एंड सी का है सेकंड। हाँ जी, हमारा जो आंसर होगा सही वो होगा सेकंड आंसर हमारा सही है बिल्कुल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि भूमि क्षरण के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भूमि क्षरण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनमें से सही है। एंड करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, और हमको सही आंसर चुनना है कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है। ऑल डिग्रेडेड लैंड्स आर वेस्टलैंड,
नहीं, ऐसा नहीं है, और मैंने आपको ये क्लास में भी बताया था। अगेन जो लैंड डिग्रेडेशन वाले ये क्वेश्चंस हैं, ये भी हमारी क्लास से डायरेक्ट आया है। मैंने आपको ये स्टेटमेंट स्पेसिफिकली बताया था कि सारी भूमि जो ऑल डिग्रेडेड लैंड्स आर वेस्टलैंड, ऐसा होता है या नहीं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो डिग्रेडेड लैंड होते हैं उनको हम वेस्टलैंड ही कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, ऑल डिग्रेडेड लैंड्स मे नॉट बी वेस्टलैंड्स but unchecked process of development may lead the conversion of the wasteland। यानी कि ज़रूरी नहीं है जो कि डिग्रेडेड लैंड होते हैं वो वेस्टलैंड ही हो, बट अगर वो विकास के अनचेक्ड प्रोसेस में है तो वो वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल सही बात है ये, और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमारा जो बी है, ठीक है। जो बी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सी देख लेते हैं, लैंड डिग्रेडेशन इज अ परमानेंट और टेम्परेरी डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड। बिल्कुल, जो लैंड डिग्रेडेशन होती है या तो वो परमानेंट होता है, स्थायी अस्थायी हो सकता है, जो कि भूमि की क्षमता होती है, उर्वरता, प्रोडक्टिविटी, उसको डिक्लाइन करता है, कम करता है। बिल्कुल सही बात है, या तो वो टेम्परेरी रूप में कर सकता है या फिर परमानेंट भी कर सकता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड वाटर लॉक्ड मार्शी एरिया गुलीड एंड द लैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिग्रेडेड लैंड्स। बिल्कुल, देखो ये भी सवाल हमारे क्लास से डायरेक्ट पूछा गया है। मैंने आपको क्लास में ये कराया है जब हम लैंड एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सवाल हमारे क्लास से आया हुआ है। तो हमारा जो बी, सी एंड डी सही है, ए गलत है। बी, सी एंड डी आंसर होगा हमारा 4, इसमें आंसर होगा 4। देख लेते हैं, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स विच इज नॉट करेक्ट। इसमें से क्या देखना है कि इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है ना, कौन सा इनमें सही नहीं है। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनमें से सही नहीं है। सो इट इज नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर्स। बिल्कुल, जो राइन वाटरवेज है, ये जो राइन जल मार्ग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा राइन जल मार्ग के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है? ये 700 किलोमीटर नेविगेबल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट फ्लोज थ्रू अ रिच कोल फील्ड्स एंड द होल बेसिन हैज़ बिकम अ प्रॉस्पर मैन्युफैक्चरिंग एरिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरी चीज़, ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू द कोलजन। बिल्कुल सही बात है। एंड इट कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड द रशिया। राइन कहाँ पर है? राइन नदी कहाँ पर है? तो राइन नदी तो जर्मनी में है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। रसिया से और इनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये गलत है। तो आंसर हमारा इसमें होगा 4। आंसर होगा हमारा 4। आगे देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला प्रश्न वो है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार इन 4 राज्यों में से राज्यों को डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके जनसंख्या घनत्व के अनुसार लगाना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व इन चारों राज्यों का क्या था, और उसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने। सबसे ज़्यादा किसका था, फिर उससे कम किसका था, उससे कम किसका था। तो देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, है ना, तो वेस्ट बंगाल का 2011 की जनगणना के अनुसार जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 1028। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1028, ठीक है, 1028 पॉपुलेशन डेंसिटी है। दूसरी बात, जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 829, यानी कि 829, है ना, 829। उसके बाद केरला की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 860, और तमिलनाडु की पॉपुलेशन डेंसिटी है 555, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे पहले आएगा ए, यानी कि वेस्ट बंगाल, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 1028। तो सबसे पहले आएगा ए, ठीक है, एक ऑप्शन में ए है। उसके बाद आएगा सी 860, बिल्कुल। उसके बाद आएगा बी, और उसके बाद आएगा डी, यानी कि हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा बी। देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, हाँ जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है मैच लिस्ट ए विद लिस्ट 2। यानी कि एक तरफ टाइप ऑफ टाउन है, कस्बों के प्रकार हैं, शहर के प्रकार हैं, और दूसरी तरफ क्या है, उदाहरण, यानी किस प्रकार का टाउन कौन सा है ना।
इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार का टाउन कौन सा है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल टाउन, सबसे पहले है इंडस्ट्रियल टाउन। सो इंडस्ट्रियल टाउन है मोदी नगर, है ना, जो इंडस्ट्रियल टाउन है वो है मोदी नगर। उसके बाद है हमारा कमर्शियल टाउन, सो कमर्शियल टाउन है सतना, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट टाउन जो है वो है कटनी। और उसके बाद है गैरिसन, तो गैरिसन टाउन जो है वो है मऊ। अब इस प्रकार से जो ए का है चौथा और बी का है तीसरा, है ना, ए का है चौथा, बी का है तीसरा, तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा ए। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ए। देख लेते हैं, सही आंसर है हमारा ए। ओके, आगे देखते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा वो है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द मेट्रोपोलिस, यानी कि हम मेट्रोपोलिस के बारे में बात कर रहे हैं और इनमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ऑफन द चीफ सेंटर और सीट्स ऑफ सम फॉर्म ऑफ द एक्टिविटीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है मेट्रोपोलिस के बारे में। एंड सेकंड है इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एंड थर्ड है इट जनरली सर्व्स अ स्मॉल हिंटरलैंड, बिल्कुल गलत बात है। जो मेट्रोपोलिस होते हैं वो बड़े शहर होते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो एक छोटे उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं या फिर सर्व करते हैं हिंटरलैंड को या किसी छोटे शहर को, कस्बे को, ऐसा नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद आता है इट इज़ अ वेरी लार्ज सिटी और द एग्लोमेरेशन ऑफ पॉपुलेशन, सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ए, बी एंड डी हमारा सही स्टेटमेंट है, तो आंसर होगा हमारा ए। देख लेते हैं, आंसर है हमारा ए। आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच लिस्ट ए विद लिस्ट टू, एंड एक तरफ क्या है, एक तरफ है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी तरफ है हमारे एग्जांपल्स। सो देख लेते हैं, हम यहाँ पर एक तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और दूसरी तरफ हमारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो क्वार्टनरी है ना, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं। सो क्वार्टनरीज एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर रिसर्च एंड हैज साइंटिस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एंड जो टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती है यहाँ पर टैक्सी सर्विसेज, ठीक है। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है माइनिंग, यानी कि प्राथमिक गतिविधियों में आती है माइनिंग। सो ए का है चौथा, है ना, और बी का है यहाँ पर ए पहला, ठीक है, और सी का है तीसरा, तो और हमारा डी का है सेकंड, है ना। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर थर्ड आंसर हमारा निकल करके आएगा। देखते हैं, आंसर है हमारा 3। सो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग्स एंड करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। हम ऑयल रिफाइनरीज की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सी ऑयल रिफाइनरी के बारे में सही स्टेटमेंट है, एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सो डिगबोई फर्स्ट स्टेटमेंट है, डिगबोई इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी। देखो मैंने आपको ये क्लास में भी बताया था, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर अपना कर रहे थे, है ना, मैंने आपको उस समय पे जब रिफाइनरीज के बारे में पढ़ाया, रिफाइनरीज के टाइप्स बताए थे, कितने प्रकार की होती हैं, मार्केट बेस्ड और फील्ड बेस्ड, और उसमें एक मैप के माध्यम से पूरे देश की रिफाइनरीज भी बताई थी, ठीक है। और वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो डायरेक्ट हमारे क्लास से सवाल आया हुआ है। जो डिगबोई है वो उदाहरण है मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी का, ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको बताया था डिगबोई एक फील्ड बेस्ड ऑयल रिफाइनरी है, ना कि मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। फील्ड बेस्ड ऑयल रिफाइनरी है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, है ना। दूसरी बात, तातीपाका ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड उसके बाद है नुमलीगढ़ ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी है। बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में, बीना एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये मध्य प्रदेश में है। सो बी, सी एंड 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि डिगबोई रिफाइनरी एक फील्ड बेस्ड रिफाइनरी है, ना कि मार्केट बेस्ड रिफाइनरी, और मैंने ये अपनी क्लास में भी आपको बताया था, है ना, मैंने क्लास में बताया था। जो बच्चे क्लास में थे उनको पता है, मैंने आपको क्लास में बताया था ये। सो हमारा जो आंसर होगा इसमें वो होगा बी, सी एंड डी, यानी कि 4th हमारा क्वेश्चन ठीक है, आंसर सही है।
देख लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। सो अटल टनल पासिस थ्रू अ पीर पंजाल रेंज, बिल्कुल सही बात है, जो अटल टनल है वो पीर पंजाल रेंज से निकलती है। दूसरी बात, ये रोहतांग दर्रे के नीचे से निकलती है ना, रोहतांग दर्रे से भी रिलेटेड है। उसके बाद ये लेह से मनाली मार्ग को जोड़ती है, यानी कि लेह से मनाली मार्ग को जोड़ती है अटल टनल पास। ठीक है, और ये अब वर्ष के हर महीने चलती है, पहले नहीं चलती थी लेकिन अब अटल टनल के थ्रू से माध्यम से आप वर्ष के किसी भी मंथ में ट्रैवल कर सकते हैं, लेह टू मनाली जा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अबाउट 80% ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैक इज ऑफ मीटर गेज। मीटर गेज क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नैरो गेज। जब रेलवेज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ये ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से सवाल आया हुआ है, और मैंने आपको ये बताया था ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीडियम गेज के बारे में। ठीक है, दूसरी चीज इसमें पूछा क्या गया है कि भारत का जो इंडियन रेलवे ट्रैक है उसका 80% तो हमारा मीटर गेज है। देखो यहाँ पर क्या करा है, नैरो गेज वर्ड का यूज़ नहीं किया है ना, यहाँ मीटर गेज का यूज़ किया, और मैंने आपको ये दोनों टर्म बताए थे क्लास में। ठीक है, सो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में मुश्किल से एक या दो ट्रैक ऐसे हैं जो कि नैरो गेज हैं, जैसे इनमें से एक नीलगिरी माउंटेन रेलवे ट्रैक है ना, वो नैरो गेज है, नहीं तो भारत में ब्रॉड गेज रेलवे है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत, बी गलत है। सी है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी वॉज सेटअप इन 1986, बिल्कुल सही बात है, जो इनलैंड वाटर अथॉरिटी है वो 1986 में सेटअप हुआ था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोंकण रेलवे कनेक्ट्स रोहा इन कर्नाटका टू मैंगलोर केरला, है ना, ये बिल्कुल गलत है कि मैंगलोर को केरला में ये जोड़ता है, ये बिल्कुल गलत है। केरला कहाँ पर है, मैंगलोर कहाँ पर, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सो सही आंसर कौन सा है, ए एंड सी, बी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। देख लेते हैं आगे। अब एक पैसेज है, हमें पैसेज पढ़ना है। ठीक है, और उसमें से 5 क्वेश्चंस ऊपर लिखा हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द 5 क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि इसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके सवाल हमें देने हैं, उनके जवाब हमें देने हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं पैसेज क्या कह रही है कि कॉटेज इंडस्ट्री इज द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड द आर्टिशियन आर लोकल रॉ मटेरियल्स दैट एंड सिंपल टूल्स टू प्रोड्यूस एवरीडे गोल्स इन द गुड्स इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ their family members or a part-time labor. Finished products may be for consumption in the same households or for sale in the local village markets. Capital and transportation do not wield and the much influence as this type of manufacturing as low commercial significant, and the most of the tools are devised locally, and some common everyday products are produced in this sector. Manufacturing include foodstuffs, fabric, mats, containers, tools, and the furniture, shoes, and figures of the wood forms and forest, shoes, stones, and the articles from leather, pottery, bricks from the clay and stones. Goldsmiths make jewelry of gold, silver, and the bronze, and some of artifacts and crafts are made out of the bamboo and wood, often locally from the forest. And next है small scale manufacturing is distinguished for the house and the industry by its production techniques and the place of manufacturing, a workshop outside and the home quarters of the producers. And this type of manufacturing uses local raw materials and simple power driven machines and the semi skilled labor. ठीक है, and it provides employment and raise the local purchasing power, and therefore countries like India, China, Indonesia, Brazil have developed layer intensive small scale manufacturing in order to provide employment to their population. So large scale manufacturing involves a large market and various raw materials, enormous energy specialized, okay, and workers, advanced technology, assembly line, mass production, and the large capital. And this kind of manufacturing develops in the last 200 years. Okay, so United Kingdom, northeastern USA, and the Europe, now it has a different almost all over the world. हमारा जो प्रश्न है इसमें 25th वो क्या कह रहा है, इसी पैसे से प्रश्न पूछा गया है इसमें, है ना, जो 25वां प्रश्न है वो पूछा गया, और क्या है उसमें कि द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड द कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ,
ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड स्किल्स, है ना, एंड स्किल्स। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? प्रोडक्शन टेक्निक्स। अभी अभी हमने पैसेज में पढ़ा है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो, या फिर आप लोग ध्यान से देखिए इसको। आगे देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इनमें से कौन सा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का फीचर नहीं है, विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो देख लेते हैं। इट एंगेज सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स, बिल्कुल सही बात है, होता है। एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेज्ड लोकल परचेजिंग पावर, बिल्कुल सही है। द आर्टिसंस प्रोड्यूस्ड गुड्स इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स और द पार्ट टाइम लेबर, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि विद इन देयर होम्स नहीं, आउट ऑफ होम्स इन द वर्कशॉप। जब हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे थे तो ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की वो आउट ऑफ होम या फिर वर्कशॉप में होती है, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट हो गया गलत। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल, क्योंकि तकनीकी का बहुत ज़्यादा प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। देख लेते हैं आगे। सो हमारा जो आंसर है वो है 3। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27th, वो है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, यानी इनमें से हमें कॉटेज इंडस्ट्री की विशेषता देखनी है कि कौन सी है। सो फर्स्ट है यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। कॉटेज इंडस्ट्री में क्या एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं है इसका फीचर। दूसरा, स्पेशलाइज्ड वर्कर, नो, कॉटेज इंडस्ट्री में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है किसी भी तरीके का। एंड थर्ड है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मे बी फॉर कंजप्शन इन द सेम हाउस होल्ड्स, यानी कि जहाँ पर वो बनाए जाते हैं ऐसा हो सकता है कि वो वहीं पर उनका कंजप्शन भी हो। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी ये फीचर है कॉटेज इंडस्ट्री का। मास प्रोडक्शन, नो, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो सही आंसर है इसमें वो है 3। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा 28th जो नंबर का क्वेश्चन है वो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है इनमें से वो क्या नहीं है? कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए जाते हैं कैपिटल तो लगाते ही हैं उसमें। एनर्जी इंटेंसिव, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, हाँ जी बिल्कुल होता है टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, अगर कहीं पर तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, कहीं टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो वहाँ पर लेबर इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। तो यहाँ पर ये लेबर इंटेंसिव नहीं होगा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो हमारा ये ऑप्शन है सही, इसमें 4th ऑप्शन सही है। देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी इनमें से कौन सा कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है। सो मैट यानी चटाई ये सब बनती है कॉटेज में, बिल्कुल। शूज़ हमने पढ़ा, जो लेदर का सामान होता है, पॉटरी होता है, वो भी बनता है। एंड कार जो कि ऑटोमोबाइल्स में आता है, कार कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं आता है। बास्केट्स बनते हैं, है ना। लेकिन सही ऑप्शन हमारा होगा इसमें 3, कार नहीं आता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन है 3। देख लेते हैं आगे। ओके, सो अगेन हमें क्या करना है, एक पैसेज है उसको केयरफुली पढ़ना है एंड आंसर द 5 क्वेश्चंस। फिर से 5 क्वेश्चंस है और उसी मैसेज में से उनको आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखते हैं। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न मोस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन मध्य प्रदेश, यानी कि जो झाबुआ जिला है वो मध्य प्रदेश के वेस्टर्न मोस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में पड़ता है। इट इज इन फैक्ट वन ऑफ द 5 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। इवन ये देश के जो 5 सबसे पिछड़े हुए जिले हैं उनमें से एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, it is characterized by a high concentration of tribal population mostly भील्स, यानी कि जो झाबुआ जिला है उसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जनजाति है, और वो कौन सी जनजाति है? भील पाए जाते हैं झाबुआ में। दूसरी बात, द पीपल सफर ड्यू टू द पॉवर्टी विच हैज़ बीन accentuated by the high rate of resources degradation both forest and land। यहाँ पर जंगलों का भी बहुत ज़्यादा अवनीकरण हो रहा है, जो वन है, और लैंड भी डिग्रेड हो गई है, इसलिए नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका सही से कंजप्शन नहीं होता और इसलिए वहाँ ज़्यादा पॉवर्टी है। दूसरी बात, द वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम फंडेड बाय द बोथ मिनिस्ट्रीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन सक्सेसफुली implemented in habitats district has been gone a long way in preventing a large degradation and improving soil quality। ठीक है, आगे देख लेते हैं। watershed management program acknowledged the linkage between land, water and vegetation, attempt to improve livelihood of the people through natural resource management and community participation in the past 5 years।
The programs funded by Ministry of Rural alone implementation by Rajiv Gandhi Mission for Watershed Management have treated 20% of the total area under the Jhabua districts, है ना. And the Patwe block of Jhabua, जो Patwe block है ये Jhabua district में पड़ता है, is located in the northernmost part of the district and they represent an interesting and the successful case of the government NGO partnership and the community participation in managing watershed program, यानी watershed management program. The bheels in the Patwe block, for example, the Sat and the Rundi hamlets of the Karavat village, through their own efforts, have revitalized and large parts of the common property resources. Each households planted and maintained one tree on the common property, and they also have planted fodder grass on the pastures land. Adaptation and social fencing of these lands at least 2 years. ठीक है, आगे है. Even after that, and they say there would be a no open grazing in these lands but stall feeding of cattle, and they are thus confident that the pasture they have developed would sustain the cattle in future. An interesting aspect of this experience is that before the community embarked upon the process management of the pastures, and there is a encroachment on this land by our villagers from the adjoining village. The villagers and called the Tehsildar to ascertain and right to the common lands, and ensuring the conflicts was tackled by the villagers by offering to make the defaulters encroaching on the CPR. ठीक है, a member of their resource use croppers and the sharing of benefits of the grazing and common lands and the pastures. अब हमें क्या करना है, इसमें से 5 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर निकालने हैं. ठीक है, सो पाटलवाड़ ब्लॉक झाबुआ इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. जो पाटलवाड़ झाबुआ जिले का एक ब्लॉक है वो साउथ मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्थ मोस्ट और द ईस्टर्न मोस्ट कहाँ पर पड़ता है. तो हमने देखा था नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट था जो पाटल ब्लॉक था. ठीक है, आंसर हमने कहाँ से देना है, पैसेज में से पढ़कर ही देना है. देखते हैं, आंसर है हमारा 3. आगे देखते हैं, विच ट्राइब कम्युनिटी हैज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ, है ना. अभी हमने पढ़ा था कि झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो ज़्यादा जनजाति पाई जाती है वो भील जनजाति पाई जाती है. तो हमारा इसमें आंसर कौन सा होगा, ए. भील जनजाति पाई जाती है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, आंसर है हमारा ए. आगे देखते हैं, द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम विच हैव बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन द झाबुआ वर फंडेड बाय, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. तो हमें इसमें से क्या करना है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फंड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर फंड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ठीक है, क्योंकि जनजातियों की भी बात हो रही है. तो हमने पढ़ा था पैसेज में कि बोथ मिनिस्ट्रीज, बोथ मतलब रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दोनों मिलकर के फंड करती हैं वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, सो हमारा जो आंसर होगा ये होगा बी. आंसर होगा हमारा सेकंड, है ना. सेकंड आंसर हमारा सही है. आगे देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट यूज्ड बाय बील्स टू रिवाइटलाइज्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. जो CPR है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं, उनको रिवाइटलाइज्ड करने के लिए भील के द्वारा इनमें से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है. प्लांटेशन ऑफ फॉडर ग्रास एंड प्लांटेशन ऑफ ट्री, ओपन ग्रेजिंग एंड सोशल फेंसिंग. तो इनमें से जो नहीं किया जाता है वो करना है. हमने पढ़ा भी था कि ओपन ग्रेजिंग का प्रयोग वो नहीं करते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है सही इसमें 3, यानी सी हमारा सही होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ मध्य प्रदेश. यानी जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है वो किस मध्य प्रदेश के एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है. किस प्रकार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है, तो वो पड़ता है वेस्टर्न मोस्ट जोन में, है ना. वेस्टर्न मोस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है. आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु and of the following defined human geography as the conception result from the more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and the relations between the living beings which inhabitate it, है ना. इसमें से तो 4 हमारे सामने नाम दिए गए हैं, रेडजल, ब्लेंस, टेलर एंड द सैंपल. इसमें जो सही आंसर है वो है हमारा 4, सैंपल हमारा सही आंसर है. ठीक है, इसमें जो हमारा सही आंसर है, हाँ इसमें ब्लेच हमारा सही आंसर है. इसमें जो हमारा सही आंसर आएगा निकल करके वो आएगा ब्लेच, ना कि सैंपल. ठीक है, हाँ जी, इसमें सही आंसर है हमारा ब्लेच. ठीक है, देख लेते हैं.
आगे देखते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनवायरनमेंट, यानी कि ज्योग्राफी में हम ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट का अध्ययन करते हैं। विच नेचर इज सुप्रीम दैट डिक्टेट द लाइफ स्टाइल और ह्यूमन बीइंग एंड आइडेंटिफाई द ज्योग्राफिकल अप्रोच रेफर्ड इन दिस स्टेटमेंट द फॉलोइंग, है ना। तो ये यानी कि ज्योग्राफी ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट का ये स्टडी है, और जो नेचर होती है वो हमारी लाइफ को डिक्टेट करती है। ये जो कथन है ये किसने कहा था, या फिर आइडेंटिफाइड द ज्योग्राफिकल अप्रोच रेफर टू दिस स्टेटमेंट्स, ठीक है। पॉसिबिलिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, बिहेवियरिज्म और द ह्यूमनिज्म। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, है ना। सही ऑप्शन है हमारा सेकंड। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफर्स डिस्क्राइब द स्टेट और कंट्रीज एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से 4 देश हैं, फ्रेंच, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन। किस देश के साइंटिस्ट ने या फिर पर्यावरणविद ने, वैज्ञानिक ने कहा था कि इनमें से ज्योग्राफर्स ने, किस ज्योग्राफर ने कहा था कि एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफी डिस्क्राइब द स्टेट, यानी कि जो राज्य होता है या देश होता है वो एक जीवित दस्तावेज होता है ना, वो एक जीवित ऑर्गेनिज्म होता है। किसने कहा था, तो ये जर्मन हम ज्योग्राफर थे, उन्होंने कहा था। जर्मन थे वो, जर्मनी के थे, ठीक है। आंसर है हमारा सेकंड। देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पॉपुलेशन डज नॉट हैव ट्रेंगुलर शेप्ड एज सेक्स पिरामिड, यानी कि इनमें से किस देश के पॉपुलेशन का जो ट्रेंगुलर पिरामिड है वो एज सेक्स पिरामिड ट्रेंगुलर शेप का नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया एंड मैक्सिको। सो वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वो है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो ट्रेंगुलर शेप्ड एज सेक्स पिरामिड ट्रेंगुलर शेप का नहीं है। सो ऑस्ट्रेलिया। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज वॉज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम ILO के बारे में बात कर रहे हैं। सो इनमें से कौन सी अप्रोच इनिशियली ILO के द्वारा अप्रोच की गई थी। बेसिक नीड्स अप्रोच, इनकम अप्रोच, कैपेबिलिटी एंड वेलफेयर, है ना। सो इसमें सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है सही वो है बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स अप्रोच इसमें की गई थी ILO के द्वारा, ठीक है। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो ILO है ना, जैसे वहाँ पर हमारा ओपेक पूछा गया था, वहाँ पर पूछा गया था ओपेक के बारे में कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। वैसे मैंने आपको WTO का हेडक्वार्टर भी बताया था। अभी जब ILO की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ठीक है। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पर है, जेनेवा है स्विट्जरलैंड में, है ना। जेनेवा कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दूसरी बात, ये UN की एक स्पेशल एजेंसी है, UN की ये एक स्पेशल एजेंसी है, ठीक है। स्पेशल एजेंसी है ये UN की, ये एक UN की स्पेशल एजेंसी है। आगे देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर नहीं है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है किसके द्वारा जारी की जाती है, UNDP के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 4 पिलर्स के आधार पर जारी की जाती है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय UNDP। UNDP क्या होता है, पब्लिश्ड बाय UNDP। एंड UNDP क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है UNDP, ठीक है। उसके बाद UNDP 4 आधारों पर क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करता है। और वो 4 आधार होते हैं, इक्विटी होता है, सस्टेनेबिलिटी होता है, एम्पावरमेंट होता है। और वही सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा जो अफोर्डेबिलिटी है ये नहीं है। अफोर्डेबिलिटी की जगह पर क्या आता है, प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर आएगा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। B पर आएगा प्रोडक्टिविटी। सो जो 4 पिलर होते हैं, इसके 4 जो पिलर होते हैं वो होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं वो होते हैं, इक्विटी होता है एक तो, है ना। दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी।
और थर्ड होता है सस्टेनेबिलिटी, और फोर्थ होता है एम्पावरमेंट, फोर्थ होता है यहाँ पर एम्पावरमेंट। ठीक है, तो 4 ये बेस पिलर होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करने के। यूएनडीपी इनको पब्लिश करता है। एक और चीज़, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएनडीपी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सेकंड हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज मिल्क ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फार्म्स टू फैक्ट्रीज थ्रू पाइपलाइन, यानी इनमें से कौन से देश में से फार्म से सीधे फैक्ट्री में जो मिल्क जाता है वो पाइपलाइन के थ्रू जाता है? इंडिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड मैक्सिको। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में फार्म से सीधे फैक्ट्रीज में पाइपलाइन के थ्रू मिल्क जाता है, न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स दैट डेवलप्स अराउंड द लेक, यानी कि लेक के अराउंड में जो सेटलमेंट्स, ये ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड हमारा सवाल है चैप्टर से, और डायरेक्ट सवाल आए हुए है ना। देखो आप देखोगे मोस्टली जो क्वेश्चंस आए ना वो हमारी क्लास से डायरेक्टली आए, हमने साथ में पढ़ा है डायरेक्टली, है ना, मैंने आपको पढ़ाया है ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो जो एक लेक के आसपास में जो पैटर्न बनता है सेटलमेंट का, वो कौन सा पैटर्न बनता है ना, ये पूछा जा रहा है। सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, लीनियर, टी शेप्ड और द सर्कुलर। सो सर्कुलर और सेमी सर्कुलर पैटर्न यहाँ पर बनता है, तो हमारा आंसर होगा ये, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर, या तो हमारा ये सर्कुलर बनता है या फिर सेमी सर्कुलर पैटर्न बनता है। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा फोर्थ आंसर सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर फॉर द माइग्रेशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो रूरल पॉपुलेशन है उसके माइग्रेशन का इनमें से कौन सा पुश फैक्टर नहीं है, पुश कारण नहीं है। देखो ये भी क्वेश्चन हमारी क्लास से डायरेक्ट आया है। जिस दिन फर्स्ट हमारी क्लास थी, जिस दिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, सिलेबस समझाया था, उस दिन मैंने माइग्रेशन के बारे में आपको बताया। माइग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पुश, है ना, और वो किन फैक्टर्स पर काम करता है माइग्रेशन, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। प्रॉपर मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि पुश फैक्टर कौन से होते हैं और पुल फैक्टर्स कौन से होते हैं। ठीक है, वहीं से ये सवाल पूछा गया, तो डायरेक्ट सवाल आया है ये क्लास से, है ना, देख लेते हैं। सो हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड्स, ये तो होता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं इनमें से कौन सा कारण नहीं है। सो एक तो और हमें कौन सा देखना है कि इनमें से हमारा कौन सा पुश फैक्टर नहीं है, कि कौन सा गांव से शहरों की तरफ भेजने वाला कारण नहीं है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, ये नहीं है। अगर काम होगा गांव में लोगों के पास काम होगा, अर्निंग होगी, जॉब होगी, कि कोई अपने घर परिवार को छोड़ के क्यों जाएगा शहरों की तरफ काम की तलाश में। ठीक है, अगर वहीं पर होगा तो ये एक पुश फैक्टर का काम नहीं करता है ना। दूसरी बात, लेक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, तो शहर में ये सारी चीज़ें होती हैं इसीलिए जाते हैं लोग। लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं गांव में, इसलिए लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड्स, गांव में जो खेती होती है, खेती बाड़ी होती है, उसमें एक ही घर में 4 सदस्य हैं और मान लो किसी के पास में 5 बीघा खेत है, तो 4 के 4 5 बीघा खेत में काम करेंगे, तो भूमि पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, इसलिए भी लोग चले जाते हैं, है ना। बाकी अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, ये पुश फैक्टर का काम नहीं करता है, तो सही आंसर हमारा होगा बी, सेकेंड ऑप्शन सही है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई whom was first human development report published, कब और किसके द्वारा पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? अभी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में ही पढ़ा था। सो किसने, कौन जारी करता है उसको? यूएनडीपी जारी करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? यूएनडीपी का न्यूयॉर्क में है ना। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है उसके 4 आधार होते हैं, इक्विटी होता है, सस्टेनेबिलिटी होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, एम्पावरमेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, कब पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 1990 में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा यूएनडीपी इन 1990। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा 4। आगे देख लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अमंग द फॉलोइंग विच वाज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स इन इंडिया, यानी कि 4 स्टेट हैं, हरियाणा, त्रिपुरा, झारखंड एंड सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा, त्रिपुरा, झारखंड, सिक्किम में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है? कौन सा ऐसा राज्य है? तो वो है सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है सिक्किम, है ना। देख लेते हैं आगे। सो सिक्किम,
अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रजिस्टर्ड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 2001 टू 2011, यानी 2001 से 2011 के दशक में जो दशकीय वृद्धि है कौन से राज्य ने सबसे अधिक दर्ज की है? कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा राजस्थान, यानी कि थ्री ऑप्शन हमारा सही है। जो 2001 से 11 के दौरान ड्यूरिंग 2001 टू 2011 जो दशकीय एनुअल ये जो हमारी डेकेडल ग्रोथ हुआ है, दशकीय वृद्धि हुई है, वो राजस्थान ने सबसे ज़्यादा दर्ज कराई है। ठीक है, देख लेते हैं 3। अगला प्रश्न है धानी इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने ये भी आपको क्लास में बताया, बिल्कुल वैसे के वैसे ही पूछा गया है यहाँ पर। धानी किस प्रकार के रूरल सेटलमेंट का उदाहरण है ना? हैमलेट्स, डिस्प्रेटेड, सेमी क्लस्टर्ड और द क्लस्टर्ड। सो ये हैमलेटेड जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है धानी उसका उदाहरण है ना? धानी, नगला, टोला, पारा, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, सो उसका उदाहरण है हैमलेटेड। आगे देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डेवलप्ड एज द सैटेलाइट टाउन, इनमें से कौन सा सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप हुआ है? ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था जब हम एंशिएंट टाउन्स पढ़ रहे थे, मेडाइवल सिटीज़ पढ़ रहे थे, है ना? और सैटेलाइट टाउन्स भी हमने पढ़े थे। सैटेलाइट टाउन कौन से होते हैं? ये नगर पालिकाएँ होती हैं और ये बड़े महानगर का हिस्सा होता है। ठीक है, सो रोहतक जो शहर है, रोहतक इनमें से सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप हुआ है। फर्स्ट आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट टाउन इन इंडिया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये सवाल भी बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया है, ये सवाल भी डायरेक्ट पूछा गया है आपका। ये भी मैंने बताया था कि कितने प्रकार के टाउन होते हैं, तो उसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, दूसरी चीज़ उसमें मैंने बताई थी कि कौन से टाउन्स मिडाइवल हैं, एंशिएंट कौन से हैं और मॉडर्न कौन से हैं, है ना? कौन सी विशेषताएं इनकी होती हैं, तो इनमें से कौन सा एंशिएंट प्रकार का टाउन है। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं जो मदुरई है, मदुरई एंशिएंट यानी प्राचीन शहर है। मदुरई किसके लिए प्रसिद्ध है? मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, बहुत प्रसिद्ध है मीनाक्षी मंदिर के लिए मदुरई। ठीक है, बहुत सुंदर मंदिर है मीनाक्षी टेम्पल। सो मदुरई। आगे देख लेते हैं बोरो, अमन एंड ओस आर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आप देखिए ये भी तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बोरो, अमन, ओस क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है भेड़ बकरियों के भी प्रजातियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये 3 प्रजाति है, और किसकी प्रजाति हैं ये? ट्राइब विच आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और टाइप्स ऑफ द फोक डांस एंड नेम्स ऑफ द राइस क्रॉप्स एंड टाइप ऑफ द कॉटन क्रॉप्स। तो ये चावल की प्रजातियां हैं, अमन, ओस एंड बोरो। ठीक है, बोरो, और ये डायरेक्ट सवाल पूछा है क्लास से, तो यहाँ हमारा आंसर होगा इसमें सही 3 आंसर हमारा इसमें सही होगा, है ना? ओके, सो हमारा डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट होता है, क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और आप इसको ज़रूर देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चंस आपके सही नहीं हुए हैं वो आप समझ सकें उनको कि क्या वजह रही जो सही नहीं हुए। ठीक है, बाकी बहुत सारे सवाल हमारी क्लास से आए हैं, डायरेक्टली आए हैं, तो आई होप आपको क्लास से बहुत हेल्प मिली होगी अपने एग्जाम में। थैंक यू सो मच।